हेलो। होप आप लोग की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। मैंने सिविक्स का मैराथन वीडियो डाल दिया है 1 शॉट का। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो का लिंक पा सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना नया वीडियो, जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है सिविक्स के लिए। टोटल 5 चैप्टर्स हैं हम लोग, और 5 चैप्टर्स कंबाइन में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि क्या सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो सीधा सा आंसर है नहीं, और हो सकता है आ भी जाए, मुझे नहीं पता। अब क्या सारे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे? नहीं, ये भी गलत बात है, हो सकता है यहाँ से आ जाए। चीज़ें ये नहीं समझनी है कि एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा फिरा के है। पिछले 1-2 साल से क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग या लॉजिक बेसिस पे रहता है, डायरेक्ट नहीं पूछता है, घुमा के पूछता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ मेंट बाय जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ बस इतना समझना है कि जुडिशियल रिव्यू है क्या, जुडिशियल रिव्यू क्या है, बस इतना समझना है। तो सुप्रीम कोर्ट, जो कि मेरा एपेक्स कोर्ट है, सबसे हायर कोर्ट है पूरे इंडिया का, या हाई कोर्ट, कैन एग्जामिन लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शंस टू चेक इफ़ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पार्लियामेंट जो होती है, जो हमारा पार्लियामेंट होता है, उसके पास पावर होती है टू मेक लॉज। ठीक है, लॉज कैसे बनते हैं? मेजॉरिटी से बनते हैं। ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी की वजह से कोई ऐसा कानून बन जाए जो कानून कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे या हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। तो ऐसे में उन लॉ को एग्जामिन करना, और एग्जामिन करने के बाद अगर वो पाए जाए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि अगर वो कानून गलत पाए जाए, संविधान के खिलाफ पाए जाएँ, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है नल एंड वाइड, यानी कि बोल सकता है कि भैया ये कानून गलत है। तो ऐसे पावर को, ऐसी पावर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिलती है, उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा समझते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अब यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में बस ये टर्म समझना इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? इट्स जजमेंट आर रिकॉर्डेड एंड सर्व एज लीगल प्रेसिडेंट्स फॉर फ्यूचर केसेस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी फैसले आते हैं, जो भी रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर केसेस में यूज किए जाते हैं एज अ रेफरेंस कि सर 2013 में सेम ऐसा ही केस था, वहाँ पे रिजल्ट ऐसा आया था, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज किए जाते हैं। वही है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, नाम से क्लियर है, रिकॉर्ड। इट हैज़ द पावर, इसके पास पावर भी होती है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इफ़ द इट्स ऑर्डर्स आर डिसोबेड। और अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसोबे किया जाता है तो उनके पास पावर होती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि आपने कोर्ट की बात नहीं मानी, इसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी। रिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेम द रिट्स इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मैंने इस रिट्स की बात पहले भी किया हुआ है। 5 रिट्स होता है, एक्सप्लेन करने को बोलता नहीं है, बस पूछ लेता है कोई 2 रिट्स जो इशू किया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो रिट्स होता है, ऑर्डर होता है। तो पहला हैवेस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेट्यूरारी, कोवेरेंटो। कठिन लगा नाम? लगेगा भी, नाम अजीब है ही, लेकिन इतना ध्यान रखना है 5 का 5 अभी तक तो नहीं पूछा है। पूछ सकता है एनी 2 रिट्स दैट इशू बाय हाई कोर्ट, या फिर एनी 2 रिट्स दैट इशू बाय सुप्रीम कोर्ट। तो आप कोई भी 5 में से 2 लिख सकते हो। कैसे याद करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हैव, क्वेश्चंस। P फॉर प्रोहिबिशन, C फॉर सेट्यूररी, M फॉर मैंडमस, H फॉर हेवियस कॉर्पस, Q फॉर कोवेरेंटो। इसको समझ लीजिए, हेवियस कॉर्पस जब किसी आदमी को जो है गैर कानूनी तरीके से जो है गायब कर दिया जाता है, तो ऐसे में रिलीज़ करने के लिए उस आदमी को हेवियस कॉर्पस लगता है। सुप्रीम कोर्ट रिट को इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट इसी रिट्स को इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। What is the advisory jurisdiction of the Supreme Court? एडवाइजरी जुडिक्शन मतलब क्या हुआ? अब यहाँ बस ये समझना है, ये वाला टर्म एडवाइजरी जुडिक्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन इम्पॉर्टेंट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। यानी अगर भारत के राष्ट्रपति, दैट मीन्स प्रेसिडेंट, अगर चाहें
तो एडवाइस सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, किस मैटर पे, ऑन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। और कोर्ट का ओपिनियन जो होता है वो प्रेसिडेंट पे जो है बाइंड नहीं होता है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें या साहिबा चाहें तो माने चाहे ना माने, लेकिन सलाह ले सकते हैं। और यही सलाह लेने की पावर, देने की पावर ही कहलाई जाती है एडवाइजरी जुडिक्शन। नाम से ही क्लियर है, एडवाइजरी, यानी जहाँ पर एडवाइस देने की बात की जा रही हो, यही है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुडिक्शन। ये जो मैं टर्म्स हाईलाइट कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन एज इट इज़ ना रहे, लेकिन ये टर्म्स घुमा फिरा पूछेगा ज़रूर। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, सॉरी, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखता है। देखिए, जुडिशरी मतलब जजेस वगैरह। कई बार जज को काफ़ी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि कोई सिटिंग सीएम, जो भी सीएम है या पीएम है या उनके मंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई फैसला हो। अब ऐसे में अगर वो फैसला देते हैं तो उनके कैरियर के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, जज कभी किसी बड़े ओहदे पे बैठे हुए आदमी को सजा सुना ही नहीं सकता? नहीं, उसके लिए हमारा संविधान है, वो कुछ उनको आज़ादी देता है, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जजेस कैन ओनली बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ अ प्रूवन मिसकंडक्ट, यानी कि जज को सिर्फ एक तरीके से हटाया जा सकता है, वो भी इम्पीचमेंट के जरिए। और इम्पीचमेंट कितना मुश्किल होता है ये आप लोगों ने प्रेजेंट चैप्टर में पढ़ा होगा, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस लिखना है। वो भी तभी इम्पीचमेंट लगेगा जब प्रूवन मिसकंडक्ट, जब प्रूव हो जाए। पहला नंबर तो प्रूव होना इंपॉर्टेंट है कि हाँ इन जज ने गलत किया है, फिर इम्पीचमेंट बैठेगा, फिर पास होगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इससे क्या होता है कि जजेस को डर नहीं लगता है कि मुझे हटा दिया जाएगा, निलंबित कर, नहीं। दूसरा है फिक्स सैलरी अलाउंस। कुछ भी हो जाए इनकी जो सैलरी है कम नहीं होने वाली, रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी सैलरी डायरेक्ट आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनकी सैलरी जो है कम नहीं की जा सकती। तो इनको डर भी नहीं लगता है कि अगर मैं किसी मंत्री के खिलाफ कुछ उनको सज़ा सुनाता हूँ तो मेरी सैलरी कम करवा देंगे, जिससे मैं डर जाऊँ कि नहीं नहीं इनको मैं सजा दूंगा ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो जाए सैलरी कम नहीं होने वाली है। तो बस ऐसे ही जो है ये लोग इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं। तीसरा है नो इंटरफेरेंस बाय द एग्जीक्यूटिव। जज जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट जी के द्वारा, और प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं जो सीनियर जजेस हैं। तो क्या इसमें कोई मंत्री, कोई एमपी, कोई सीएम, क्या उन्होंने अपना कोई इंटरफेरेंस किया? किसी एग्जीक्यूटिव ने अपना इंटरफेरेंस किया? नहीं। तो ऐसे में जो है जजेस जो है सेफ होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ, यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग होते हैं, इसमें कितने जजेस होते हैं, कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका एमसीक्यू में एनालॉजी टाइप का बना के पूछ ले, कुछ भी देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं एक चीफ जस्टिस, सीजीआई। कमेंट मुझे बताइएगा कि इसमें भारत के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से हैं और कैसे नंबर के हैं, अगर आपको जानकारी हो तो। सेकंड है और मैक्सिमम 33 अदर जजेस, यानी कि 33 और जज होते हैं और एक होते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द ओरिजिनल जुडिक्शन, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है? अब ये यहाँ पे हो सकता है चेंज करके ये बोल दे कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो आंसर बदल नहीं जाएगा, वही रहेगा, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुडिक्शन इन केस इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कुछ केसेस डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हैं। तो जो केसेस डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए उन्हीं को बोलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन, जो ओरिजिनल होते हैं अपने आप में। ऐसे केसेस के एग्जांपल क्या होंगे? डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पर सेंटर यानी कि पूरा ऑल इंडिया लेवल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या किसी दो राज्यों, किसी दो स्टेट के बीच में जो है डिस्प्यूट हो, तो ऐसे में ऐसे केसेस कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये आप ऐड कर सकते हो, हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन लाइन ऐड कर सकते हो। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर किसी भी आदमी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 32। और डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट,
जहाँ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे केसेस भी जो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे केसेस को बोलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। हु अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशंस, तो क्वालिफिकेशंस हैं इनकी, मस्ट हैव बीन अ जज इन अ लोअर कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, यानी कि हाई कोर्ट का जज बनने से पहले हाई कोर्ट के नीचे की जो कोर्ट्स होती हैं, लोअर कोर्ट होती हैं, या तो वहाँ पर जो है 10 साल ये जज रहे हों, या फिर इसी हाई कोर्ट में ये 10 साल के लिए कम से कम एडवोकेट रहे हों। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कंप्लीट तो बन जाएंगे आप हाई कोर्ट के जज। व्हाट आर लोक अदालत, मेंशन एनी 2 एडवांटेज, इसको एकदम से समझ लीजिए लोक अदालत और इसके एडवांटेजेस आना तय रहता है इसका। लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट, लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, लोगों की अदालत, पीपल की कोर्ट्स। ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, सिस्टम है, जहाँ पर जो केसेस हैं वो क्विकली, जल्दी से, बिना कोई लॉन्ग कोर्ट प्रोसीजर के सॉल्व हो जाती है। क्योंकि हमारे जो है जो मेन कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं पेंडिंग, तो ऐसे में उनका बर्डन काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसे उन बर्डन को कम करने के लिए जो छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सुलझाने के लिए जल्दी से कम पैसे में लोक अदालत लाया गया। अब इसके एडवांटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका फ़ायदा क्या है, तो सबसे बड़ी बात है स्पीडी जस्टिस। इसमें जो न्याय है वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्विक मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई इसमें डिले नहीं होता। दूसरा है नो कोर्ट फीस। अब इसमें आपको जो है कोई खर्चा नहीं करना है ज़्यादा पेपर वगैरह पे या किसी वकील वगैरह पे, तो ऐसे में जो है कोर्ट फीस वगैरह लगती नहीं, तो काफ़ी जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो है एक सिस्टम है क्या, लोक अदालत। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अ सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज में अंतर क्या होता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो पूरे ज़िले भर का सबसे बड़ा जज होता है सिविल मामलों का। सिविल मामले कैसे होते हैं, सिविल मामले जैसे ज़मीन का विवाद हो गया, और ऐसे विवाद जिसमें क्राइम ना इन्वॉल्व हो, जिसमें मर्डर वगैरह ना इन्वॉल्व हो, वो होते हैं सिविल केसेस। तो डिस्ट्रिक्ट जज सबसे बड़ा जज होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, किन मामलों के लिए, लेकिन सिविल केसेस के लिए। सेशन जज क्या होता है, ये पूरे ज़िले में सबसे बड़ा जज होता है, लेकिन किन केसेस के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए। क्रिमिनल केसेस वही मर्डर। चलिए, तो आपका कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। एक क्वेश्चंस आप मुझे बताइएगा उसका आंसर, एड हॉक जज किसको बोलते हैं, एड हॉक जज किसको बोलते हैं, आप इसको देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ हम लोग खुद ही सीखने आए थे, सर खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एड हॉक होते क्या हैं कि ये टेम्परेरी जज होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि जो बैकलॉग हैं, या फिर हो सकता है कई बार कोर्ट्स में जजेस काफ़ी कम होते हैं, तो ऐसे में एक टेम्परेरी जज कुछ अपॉइंट किए जाते हैं, रिटायर्ड जज वगैरह, तो इन्हें बोलते हैं एड हॉक जज। ठीक है। व्हाट इज़ द राज्यसभा, सॉरी व्हाई इज़ द राज्यसभा कॉल्ड अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं। सबसे पहले क्विक रिव्यू देख लेते हैं। अपने इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस को बोलते हैं हम लोग जो है लोकसभा, और अपना जो अपर हाउस है इसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, राज्यसभा। ये परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा, इसके मेंबर्स जो है, इसमें ये प्रॉपर्ली कभी डिसॉल्व नहीं होता, वैसे से मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल पे, 1/3 मेंबर जो है रिटायर होते हैं। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं इसमें, 250 होते हैं, जिसमें से 238 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट और यूटी को, और 12 जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। लोकसभा में टोटल अभी कितने मेंबर्स हैं, 550 मेंबर हैं, इनका टर्म होता है टोटल 5 ईयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सब छोड़िए। तो राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी बताया राज्यसभा जो है कभी कम्प्लीटली, कभी पूरी तरह से ख़त्म होता ही नहीं, कभी डिसॉल्व होता ही नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ हर 2 साल पे, एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ इट्स मेंबर, इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर कर जाते हैं, और फिर चुनाव होता है,
और जो रिटायर कर गए फिर वो बन जाते हैं। फिर 2 साल बाद एक तिहाई मेंबर फिर रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, इनके मेंबर्स का कंप्लीट टर्म पीरियड क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप एक एमपी बनते हैं राज्यसभा में, तो आपका टर्म पीरियड क्या रहेगा? 6 ईयर रहेगा। ठीक है, राज्यसभा में 6 ईयर रहेगा। ध्यान देना, लोकसभा में जो है सिर्फ 5 ईयर होता है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द लोकसभा मस्ट मीट इन अ ईयर? एक साल में कम से कम लोकसभा कितनी बार मिलनी चाहिए? तो संविधान के हिसाब से कम ट्वाइस अ ईयर, 2 बार। यानी मीटिंग जो है, जो सेशन है, वो 2 बार होना चाहिए। और क्या कहता है संविधान? किसी भी 2 सेशन के बीच में, किसी भी 2 मीटिंग के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीनों से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। व्हाट इज़ द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा? तो लोकसभा का नॉर्मल टर्म क्या मैंने अभी बताया, वो है 5 ईयर्स, 5 साल। लेकिन ये ऐसा नहीं है हमेशा 5 साल, ये 5 साल के पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, उसका कंडीशंस होती हैं, अगर आएगा मैं एक्सप्लेन करूँगा। और 5 साल के ऊपर भी जा सकती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। इमरजेंसी लगी होगी, चुनाव कैसे हो पाएगा? तो ऐसे में 5 साल से ऊपर 1 साल और हो सकता है, 6 साल हो जाएगा ये। लेकिन नॉर्मल अगर से पूछे तो आपको ये सब नहीं लिखना है, बस ये लिखना है द लोकसभा नॉर्मल टर्म इज़ 5 ईयर्स। व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड? हाँ, ऊपर वाले में एक हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि लोकसभा में जो है कौन कौन सी कंडीशंस हैं, जब 5 साल के पहले या तो डिजॉल्व हो जाए तो 5 साल के बाद चलती रहे। तभी मैंने बताया कि अगर मेजॉरिटी लूज़ कर दी तो 5 साल के पहले ख़त्म हो जाएगी, और अगर इमरजेंसी चल रही हो तो 1 साल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड? राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं? दे आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें जो राज्यसभा में जो कंपोजिशन होते हैं, जो इनको वोट देते हैं, वो होते हैं जो हमारी स्टेट्स होती हैं, जो हमारे राज्य हैं। राज्य में आप लोग को मालूम है विधायक हम लोग चुनते हैं, एमएलए। तो यही एमएलएज वोट देते हैं और वोट दे के बनाते हैं एमपी ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और सिर्फ स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी के भी एमएलए। द इलेक्शन इज डन थ्रू, इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और जो बाकी के बचे हुए 250 टोटल लोग हैं, 238 तो हम लोग क्या हमारे चुने हुए एमएलए चुन के बना लेते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। क्योंकि हम लोग नहीं, हमारे एमएलए चुनते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शन है, डी। जो 12 मेंबर्स हैं बचे हुए 238 के बाद, वो नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी उनको जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। किनको नॉमिनेट करेंगे? ऐसे लोग जो एक्सपर्ट हो आर्ट में, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स वगैरह, कुछ भी ऐसे लोग को नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? यानी कि जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होता है, कई बार क्या होता है कि बैकलॉग लगे रहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कोई भी कानून जो है पहले हो सकता है, मान लीजिए लोकसभा में चालू हुआ, फिर जाएगा राज्यसभा में। तो ऐसे में क्या होगा कि जब 2 जगह पास हो जाएगा तब हो जाएगा एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के। मान लीजिए यहाँ से पास हो गया, पास ही नहीं हो पा रहा, बैकलॉग लगा हुआ है, तो ऐसे में जो है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हाँ, एक ही क्वेश्चन समझ लेना, जॉइंट सेशन कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट बुलाएंगे। तो दोनों लोग जो है एक ही जगह बैठेंगे, राज्यसभा के ही मेंबर और लोकसभा के ही मेंबर। अब जब बैठेंगे तो वहाँ पर मुखिया कौन होगा उस मीटिंग का? क्या राज्यसभा के चेयरमैन उसके मुखिया होंगे कि लोकसभा के स्पीकर? तो आंसर है आपका लोकसभा के स्पीकर उसका मुखिया होंगे। राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन आपको मालूम है कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे जो है वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड कोरम फॉर द लोकसभा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरम वाला। तो 1/10, 1/10, यानी कि किसी दिन की मीटिंग चले, किसी दिन लोकसभा में मीटिंग हो, उसके लिए जो है कम से कम टोटल मेंबर्स के 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे इंडिया में टोटल 500 एमपी हैं लोकसभा में, तो लोकसभा चलेगी एक ही शर्त पर, किसी दिन मीटिंग उसी दिन होगी जब मोर देन 1/10 पीपल या 1/10 पीपल प्रेजेंट हो। इसका 1/10 कितना होगा? इसका 1/10 होगा 50। यानी कि कम से कम 50 लोग प्रेजेंट रहें तभी मीटिंग होगी, नहीं होगा तो उस दिन की मीटिंग जो है स्थगित हो जाएगी, सब लोग अपने घर चले जाएंगे। यही है कोरम, 1/10। व्हाट इज़ मनी बिल? कैन इट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा? तो मनी बिल जो होता है ये डील करता है, देखो नाम से क्लियर है, मनी डील करता है टैक्स से, हम किस देश से कितना बारो किए हैं, पैसा कितना लिए हैं,
या कोई भी फाइनेंशियल मैटर, वही होता है मनी बिल। अब मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। एक चीज़ यहाँ आप लोग क्लियर कर लीजिए कि राज्यसभा को मनी रिलेटेड किसी भी मैटर में जो है कोई पावर नहीं है। उसी जगह लोकसभा के पास मनी रिलेटेड सारी पावर्स हैं। और जब आप लोग से पूछा जाएगा एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा ना, मतलब वो एक्सक्लूसिव पावर जो सिर्फ लोकसभा के पास है, तो वो सिर्फ मनी आप लिख सकते हो वहाँ पर कि दे कैन पास एनी बिल ऑन मनी। अब यहाँ समझिए, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट बट कैन सजेस्ट चेंजेस। देखो मनी बिल होता है, उसको पास होना रहेगा, लोग वोटिंग करेंगे तभी पास होगा। राज्यसभा में जब जाएगा पास होने के लिए, तो राज्यसभा सिर्फ उस पर कुछ सजेस्ट कर सकता है चेंजेस को। लोकसभा चाहे तो चेंजेस माने चाहे ना माने, लेकिन राज्यसभा जो है उस बिल को, मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अपना कुछ ज्ञान दे सकता है कि इसमें कुछ ऐसा चेंज करो, ऐसा वैसा। लोकसभा के ऊपर है अब उस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि सारी मनी रिलेटेड पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है, इनका एक्सक्लूसिव पावर है ये। नेक्स्ट है, वाई इज़ द लोकसभा मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल कैसे है? तो पहली बात तो मनी बिल जो है, मैंने भी बताया वैसे, मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। एक और चीज़, कोई भी चीज़ मनी बिल वगैरह है कि नहीं, कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करते हैं लोकसभा के मुखिया, वो होते हैं स्पीकर साहब, ये डिसाइड करते हैं, ध्यान रखना। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ कहाँ पास हो सकता है भाई? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किसके लिए होता है? सरकार गिराने के लिए। अब सरकार बनाता कौन सा हाउस है, लोकसभा या राज्यसभा? तो सरकार बनाता है आपका लोकसभा, क्योंकि यहीं से हम लोग MP इलेक्ट करते हैं और वही लोग PM या मंत्री वगैरह बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि राज्यसभा के लोग PM, अरे मंत्री PM वगैरह नहीं बन सकते हैं। हमारे जो लेट PM है श्री मनमोहन सिंह जी, वो राज्यसभा के मेंबर थे और वो 2 बार PM रहे, लेकिन मोस्टली जो पावर हब होता है वो लोकसभा होता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में। और अगर पास हो जाता है तो पूरी सरकार को क्या करना पड़ता है? रिजाइन कर देना पड़ता है। इन अ जॉइंट सेशन सिंस द लोकसभा हैज़ मोर मेंबर इट्स डिसीजन इज यूजली फाइनल। देखो जॉइंट सेशन मैंने भी ऊपर बताया कि जब कोई बैकलॉग लगा होता है तो राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर एक साथ बैठते हैं। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। राज्यसभा के 250 मेंबर बैठे हुए हैं, ठीक है। लोकसभा के 550 मेंबर्स बैठे हुए हैं। अब इसके अध्यक्षता कौन कर रहा है? कौन है यहाँ पे? स्पीकर साहब है। अब मान लीजिए जो अटका हुआ था बिल अब पास होना है, तो मान लीजिए बिल पास होना है 1/2 के मेजॉरिटी से, यानी कि आधे से अधिक लोग बोल दिए कि हाँ ये बिल पास होना है, यस बोल दिए तो पास हो जाएगा। तो अगर अभी बिल किसके कहने पास होगा? राज्यसभा या लोकसभा? जाहिर सी बात है लोकसभा। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी मेंबर ज़्यादा हैं। तो अब लोकसभा जो चाहेगा वही करवा लेगा। राज्यसभा कितना पूरा अपना दम लगा ले, 250 के 250 लोग वोट कर दें नो के पक्ष में, लेकिन फिर भी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर 550 लोग हैं लोकसभा से, ठीक है। तो इन अ जॉइंट सेशन सिंस द लोकसभा हैज़ मोर मेंबर, क्योंकि इनके पास ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो इन्हीं का डिसीजन यूजुअली फाइनल होता है। हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा मीटिंग? अब मैंने अभी ऊपर बताया कि कौन प्रिसाइड करता है, अध्यक्षता कौन करता है राज्यसभा की मीटिंग, तो वो है आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वही होते हैं चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, स्पीकर होते हैं लोकसभा में। इन हिज एब्सेंस, अगर वो एब्सेंट रहते किसी कारण से, तो डिप्टी चेयरमैन, नाम से क्लियर है, डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। इनका काम क्या होता है? प्रिसाइड, आपके राज्यसभा के चाहे चेयरमैन है, लोकसभा के स्पीकर, उनका काम क्या होता है? इनका काम सिंपल होता है, वही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, मेंटेन प्रॉपर डेकोरम, साइलेंस इन द हॉल, यही सब होता है, ठीक है। व्हाट इज क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर वो होता है पार्लियामेंट में, सबसे पहला जो समय होता, सबसे पहला जो 1 घंटा होता है पार्लियामेंट्री सेशन में, वही होता है क्वेश्चन आवर। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स से जो है क्वेश्चन पूछते हैं उनके गवर्नमेंट के काम के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई MP है, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे किसी मिनिस्टर से। मान लीजिए मिनिस्टर है वो एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनसे पूछेंगे कि आपने कितने स्कूल खुलवाए, स्कूलों में फैसिलिटीज़ कैसी आप दे रहे हैं, टीचर्स आपके कैसे हैं, एलिजिबल है नहीं है, ये सारे क्वेश्चन। तो ये होता है क्वेश्चन आवर। शुरुआती 1 घंटा जो है क्वेश्चन आवर होता है। अंडर व्हाट कंडीशंस कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन स्टेटली सब्जेक्ट? यानी कौन से कंडीशंस होंगे जब पार्लियामेंट जो है
उन सभी सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकता है जो स्टेट लिस्ट में, हमको मालूम है टोटल 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट है आपका यूनियन लिस्ट, सेकेंड है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, थर्ड है आपका स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब वो सारी लिस्ट, उन सभी सब्जेक्ट्स जिन पे सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट का मतलब वो सभी सब्जेक्ट्स जिन पे सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पार्लियामेंट, सॉरी स्टेट पार्लियामेंट नहीं, विधानसभा। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब वो लिस्ट होती है जिन पे यूनियन भी कानून बना सकता है, स्टेट भी कानून बना सकता है, मैंने बताया था अभी मैराथन में। लेकिन कॉन्करेंट में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है उस पर यूनियन भी कोई कानून बनाता है और स्टेट भी कोई कानून बनाता है, तो माना किसका जाएगा, यूनियन का जाएगा। ठीक है, तो अंडर व्हाट कंडीशन कैन द पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। अब एक और बड़ी बात है, अगर सेंटर चाहे तो स्टेट लिस्ट के भी सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकता है। इसलिए मैंने अभी मेरे सामने बताया था, पहले मैंने शुरुआत में मैंने बताया था कि सबसे पावरफुल पार्लियामेंट ही होता है। वो अपना यूनियन तो बनाएगा ही बनाएगा, कॉन्करेंट भी बनाएगा और स्टेट का भी बनाएगा। लेकिन कंडीशंस क्या है, अगर राज्यसभा जो है वो कोई रेजोल्यूशन पास करे लेकिन मेजॉरिटी 1/2 नहीं, स्पेशल हो, 2/3 मेजॉरिटी हो, स्टेटिंग दैट अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन इट। यानी मान लो स्टेट लिस्ट में कोई एक सब्जेक्ट है जेड, तो इस पर कौन कौन बना सकता है, विधानसभा, एमएलएज लोग। लेकिन अगर राज्यसभा उसी एक कानून के लिए 2/3 मेजॉरिटी से पास करते रेजोल्यूशन कि भाई मुद्दा नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो भी कानून बना देगा पार्लियामेंट। यानी कि स्टेट लिस्ट तो समझ जाइए आप, इम्पॉर्टेंट है। रेसिडरी पावर्स, रेसिडरी पावर्स क्या होता है, दीज आर द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट नॉट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो शक्तियाँ हैं पार्लियामेंट की, जब कानून बन रहा था तो ना ये सब सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में ऐड किए गए, ना कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किए गए, ना स्टेट लिस्ट में ऐड किए गए, लेकिन सारे मैटर्स भी हैं। तो इन पे कौन कानून बनाएगा, इन पे कानून बनाएगा पार्लियामेंट। और ये सब्जेक्ट्स जो है मेंशन ही नहीं किए गए हैं, ना स्टेट में मेंशन है, ना सेंटर में मेंशन है और ना कॉन्करेंट में मेंशन है। व्हाट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा की स्पेशल पावर्स क्या है, पावर टू डिक्लेयर अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट एज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मैंने अभी ऊपर बताया कोई भी स्टेट लिस्ट मैटर को जो है ये तो पास कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया, सब समझाया, 1/3 2/3 मेजॉरिटी वगैरह। पावर इन क्रिएटिंग ऑल न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि अखिल भारतीय जो सर्विसेज होती हैं उनको सिर्फ कौन बना सकता है, राज्यसभा। राज्यसभा ही रिकमेंड कर सकता है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस क्या होती हैं, IAS IPS। ठीक है, और इसमें क्या 2/3 मेजॉरिटी रिकॉर्ड होता है, 2-3 मेंबर्स का वोट रिकॉर्ड होता है। ये स्पेशल पावर होती है, ये सब काम लोकसभा आपका नहीं कर सकता, सिर्फ राज्यसभा कर सकता है। अब व्हाट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा की स्पेशल पावर बताइए, तो मनी बिल, मैंने ऊपर ही बताया, मनी रिलेटेड कोई भी चीज़ सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकती है, लोकसभा में। राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ सजेशन दे सकता है, लेकिन लोकसभा के ऊपर है कि वो सजेशन एक्सेप्ट करेंगे या इग्नोर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सरकार होती है सिर्फ किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो गवर्नमेंट होती है किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑप्शन में होगा पार्लियामेंट, आपको लगेगा कि सरकार पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है, नहीं। गवर्नमेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द ओनली वन हाउस, दैट इज लोकसभा। और लोकसभा अगर चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकता है, पूरी सरकार को क्या करना पड़ जाएगा, रिजाइन। जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा पूरी सरकार को रिजाइन कर देना पड़ जाएगा। राज्यसभा नहीं कर सकता ये। जब जॉइंट सेशन होगा तो लोकसभा ही डोमिनेट करता है, क्यों, क्योंकि जो है इनके पास मोर मेंबर्स हैं, इनके पास लोकसभा के पास ज़्यादा मेंबर्स हैं। व्हाट इज द सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सेशन क्या होता है, तो सेशन इज द पीरियड ड्यूरिंग विच पार्लियामेंट मीट्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस। ये एक पीरियड होता है जब पार्लियामेंट मिलता है अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, अपना कामकाज करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली 3 सेशन होते हैं अपने यहाँ एक साल में। पहला है बजट सेशन, फरवरी के मई बीच में होता है, ये लॉन्गेस्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यूनियन बजट जो होता है कि देश कैसे चलेगा, खर्चा कहाँ से आएगा, वो बजट सेशन यहीं इसी में प्रेजेंट होता है। दूसरा मानसून है, बारिश के समय, जाहिर सी बात है, जुलाई सितंबर। ठीक है, और तीसरा क्या है, विंटर सेशन है, ये ठंडी में नवंबर दिसंबर के आसपास चालू होता है। अब हाँ, एक और समझ लीजिए, क्वेश्चन आवर क्या होता है। क्वेश्चन आवर होता है शुरुआती 1 घंटा, जब MP जो है क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से। 0 आवर क्या होता है, जब MP कोई
इम्पॉर्टेंट इशू को रेज करते हैं, वही है 0 आवर। डिबेट एंड लॉ मेकिंग, अब इसी सब में पास होता है बिल्स वगैरह। एक और चीज़ आप लोग समझ लीजिए, एक और चीज़ है यहाँ पर, एक मोशन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन जो है तब लाया जाता है, ये बेसिकली आपका जो नॉर्मल हाउस का एक्टिविटी होता है, सेशन का एक्टिविटी होता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। ये किसी केस ऑफ इमरजेंसी, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, तब एडजर्नमेंट मोशन पास होता है ताकि उस चीज़ पर बहस हो सके, जैसे कि रेल एक्सीडेंट, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। एक और चीज़, एक वर्ड होता है बेटा समन। समन का मतलब होता है बुलावा भेजना। जब पार्लियामेंट को बुलावा भेजना होता है तो उसको समन यूज करते हैं। कौन बुलावा भेजता है? प्रेसिडेंट भेजते हैं। एक और चीज़ होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ सेशन, एंड ऑफ सेशन, एंड ऑफ सेशन होता है प्रोरोगेशन। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रेसिडेंट वाले चैप्टर पे। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कौन करता है? तो इनका अपना एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और उसमें कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड, ध्यान देना हर जगह इलेक्टेड मेंबर है, ना कि नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इवन यूटी आल्सो, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। तो कौन कौन हुआ इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में? एमपी हो गए, एमपी कहाँ के? लोकसभा के और राज्यसभा के एमएलएज हो गए। ठीक है, यही सब लोग मिलकर वोट देते हैं और प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। इसीलिए जो है इनके इलेक्शन को भी इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैंने सर ऊपर राज्यसभा के मेंबर के लिए भी शायद डी लिख दिया था, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? व्हेन कैन इट बी इश्यूड? तो ऑर्डिनेंस होता है टेम्परेरी लॉ। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्परेरी लॉ। जब इसको इशू कौन करते हैं? प्रेसिडेंट इशू करते हैं। ध्यान देना, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, यानी पार्लियामेंट तो हमेशा चलता नहीं रहता है, मैंने ऊपर बताया। तो जब नहीं चलता रहता है और कोई लॉ है जो बहुत ज़रूरी है बनना, तो उसको प्रेसिडेंट जो है टेम्परेरी लॉ के बेसिस पे एज ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सेशन चालू होगा, जैसे ही पार्लियामेंट बैठेगा, 6 हफ्तों के अंदर जो है उस टेम्परेरी लॉ को जो है पास कराना रहेगा। और वैसे इस ऑर्डिनेंस की जो है मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है? 6 मंथ्स होती है। ठीक है, इसको ध्यान देना। लेकिन इसके बीच में जाहिर सी बात है, अपने इंडिया में 3 सेशन होते हैं एक साल में, तो 6 महीने के पहले सेशन बैठ जाएगा। तो सेशन जब बैठेगा तो उसके 6 हफ्तों के अंदर जो है पास करा लेना पड़ेगा उस लॉ को। नहीं कराओगे तो लैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेरी होता है। इतना आपको डिटेल नहीं लिखना है, बस सिंपल ऐसे लिख देना जो लिखा है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज? तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं 3 प्रकार की इमरजेंसीज। पहला है नेशनल इमरजेंसी, कोई बहुत खतरनाक वार वगैरह हो, किसी देश से युद्ध हो रहा हो, अंडर आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी, यानी प्रेसिडेंट रूल भी आप लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर फेल हो जाए काम करने में तब, अंडर 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी नाम से क्लियर है, जब कंट्री जो है फाइनेंस क्राइसिस से जो है जूझ रही हो, पैसा ना हो देश के पास, तब अंडर आर्टिकल 316। कैसे याद करना है? 352 याद कर लो, +4 56 +4 360। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस? वही प्रोसेस जो जजेस को हटाने के लिए यूज़ होता है। और प्रोसेस क्या है? इम्पीचमेंट फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कहीं नहीं मेंशन है। बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट पास द इम्पीचमेंट मोशन विथ अ 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि लोकसभा भी जो है, लोकसभा के भी 2/3 मेंबर बोलेंगे हाँ प्रेसिडेंट को हटाइए, राज्यसभा के मेंबर भी बोले 2/3 2/3 मेंबर कि इनको हटाइए, तो इम्पीचमेंट हो जाएगा और प्रेसिडेंट हटा दिए जाएंगे। तो इनके रिमूवल प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट? तो 5 ईयर। और अगर चाहें जीत जाते हैं तो ये रीइलेक्ट भी हो जाएंगे, दोबारा बन सकते हैं प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पीएम। जो पार्टी मेजॉरिटी में रहेगी अपना लीडर चुनेंगे और प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट करेंगे, जो है किसको? पीएम को। इन्हीं को जो है अपॉइंट करेंगे, सॉरी इलेक्ट नहीं, अपॉइंट करेंगे कामकाज के लिए। व्हाट आर द मेन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट की जो मेन पावर है क्या है? तो मेन पावर है एग्जीक्यूटिव पावर्स है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब हुआ ये अपॉइंट करते हैं बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को, जैसे पीएम, गवर्नर, जज, यही अपॉइंट करते हैं। इनकी दूसरी पावर है लेजिस्लेटिव पावर, ऐसी पावर जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है।
तो पार्लियामेंट का जो है सेशन बुलाते हैं और उसके अलावा जो बिल होता है, जो वहाँ से कानून पास होता है, उस पर अपनी सिग्नेचर करते हैं। बिल मतलब एसेंट देते हैं, मंजूरी देते हैं। तीसरा है जुडिशियल पावर, ऐसी पावर जो कोर्ट से रिलेटेड है। तो ये जो है क्रिमिनल्स वगैरह को माफ़ी वगैरह दे सकते हैं, उसकी सज़ा कम कर सकते हैं, सज़ा का जो नेचर है वो बदल सकते हैं। और जब तक ये प्रेसिडेंट होते हैं उनके ऊपर कोई भी कोर्ट कोई भी मुकदमा नहीं चला सकता है। और इमरजेंसी पावर यानी कि जो है ये जब चाहेंगे तो इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर स्पेशल सिचुएशन। मैंने ऊपर बताया इमरजेंसी पावर्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहली बात तो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, मैंने ऊपर बताया। वो स्पीकर होते हैं, वही हैं जो मीटिंग्स के ऊपर प्रिसाइड करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और एज अ प्रेसिडेंट अगर वैकेंट जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है खाली हो जाए, जैसे कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, डेथ हो, रिजाइन कर दें, हटा उठें, तो उनकी जगह पे जो है वाइस प्रेसिडेंट को बिठा दिया जाता है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं बैठते हैं ये, यानी कि ये बैठते हैं सिर्फ 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होगा, नए प्रेसिडेंट चुन लिए जाएंगे और ये दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए 2022 में चुनाव हुआ, 5 साल का टर्म होता है, तो अगले प्रेसिडेंट कब चुने जाएंगे? 2027 में। मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो ना, लेकिन 2024 में ही किसी हेल्थ इशू की वजह से जो है प्रेसिडेंट अब आगे काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएंगे? प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो क्या प्रेसिडेंट 24 से लेकर 27 तक रहेंगे? नहीं, 24 में जब बनेंगे तो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, नए प्रेसिडेंट बनेंगे और ये दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। व्हाट इज़ द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? जॉइंट सेशन क्या होता है? जब बोथ लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठे, और इसको कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं। तब जब कोई डेडलॉक रहता है, कोई बिल नहीं पास हो पाता रहता है, अटका रहता है, तब। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट का भी टर्म जो है 5 ईयर्स का ही होता है। व्हाट आर द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा? मैंने अभी इसको ऊपर बताया था। तो ये था आपका जो है कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके सिविक्स पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन समझिए और थोड़ा लॉजिकल वे में इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वर्डिंग्स चेंज होकर ही आएंगी। ओके। और उसके अलावा हिस्ट्री का भी हम लोग मैराथन लेंगे और उसके भी हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू क्लास।